डेडलाइन गुजर गई मगर नस्ला टावर सील ना किया जा सका। चंद फ्लैट्स में मुकीन बददस्तूर मौजूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल इमारत को तहवील में नहीं लिया जा सका है। रिहायशियों ने अपील की है कि मुआवजे दिए बगैर इमारत ना गिराई जाए। कैबिनेट की कायमा कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को नस्ला टावर के हवाले से एक ख़त लिखने का फैसला कर दिया गया। ख़त में इमारत मुतासरीन को मुतबादिल रहाइश देने का मुतालबा किया जाएगा। इमारत तामीर के वक्त NOC देने वाले अफसरान के असास मुंजमद और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी शामिल है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। नस्ला टावर के हवाले से ख़त लिखने का फैसला सामने आया है। ख़त में इमारत मुतासरीन को मुतबादिल रहाइश देने का मुतालबा किया जाएगा। इमारत तामीर के वक्त NOC देने वाले अफसरान के असास मुंजमद और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान, बताएगा क्या तफसीलात है, ख़त में मज़ीद क्या लिखा गया? देखिए, नस्ला टावर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद जो इत्तलात ये है कि इस्लामाबाद में कैबिनेट डिवीज़न की कायमा कमेटी जो है उसकी जानिब से एक ख़त लिखने का फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया जाएगा कि इस 15 मंजिला इमारत के जो मकीन हैं उन मकीनों को इमारत मुनज़्ज़म करने से कबल जो है और इनके इंखला से कबल जो है इनकी मुतबादिल रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए। इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से कि जो NOC जारी करने वाले अफसरान थे इस इमारत की तामीर के वक्त, उन अफसरान को भी जो है एहतसाब के कटहरे में लाया जाए, उनके असासे मुंजमद किए जाएँ और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस सारे मामले के बाद ये इत्तलात आने के बाद यहाँ के जो मकीन हैं उनमें एक उम्मीद की किरण जागी है और उनका कहना यह है कि हमारे जो वाजिबात हैं जो कि बिल्डर ताहाल हमें अदा नहीं कर रहा है और ना ही इस सिलसिले में जो ज़िले हुकूमत है या मुताल्लिका इदारे हैं उनकी जानिब से कोई पेशरफ सामने आ सकी है। तो उम्मीद की किरण उनकी जागी है कि उनको जो है वो इंसाफ मिल सकेगा और उनको जो उनके वाजिबात हैं वो मिल सकेंगे। जी रिजवान, ये बताइएगा अभी तक कितने फ्लैट्स हैं जिसमें रिहायशी अभी मौजूद हैं? जी देखिए, इस 15 मंजिला इमारत के 44 फ्लैटों में जो है वो मकीन रिहाइश पजीर थे, लेकिन अदालती फैसला आने के बाद और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 27 अक्टूबर की शब 12 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी और तमाम मकीनों से कहा गया था कि वो इस इमारत को जो है वो खाली कर दें। लेकिन उसके बाद जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था यहाँ के मकीनों की जानिब से और उनकी जानिब से कहा गया था कि उन्होंने तमाम कानूनी तकाज़ों को मुकम्मल करके इन फ्लैटों को जो है वो ख़रीदा था, लिहाजा अगर इस इमारत को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है तो बिल्डर से उनके जो रकूम हैं वो वापस दिलाई जाएँ, उसके बाद ही वो इन फ्लैटों को खाली करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने भी यहाँ पे दौरा किया और उनकी जानिब से भी जो है वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से यही मुतालबा जो है दोहराया जाता रहा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 44 फ्लैटों के जो बदस्तूर ऑक्यूपाइड हैं वो यहाँ से नहीं गए हुए हैं, डटे हुए हैं अपने मुतालबे पर, जबकि बाकी जो मकीन हैं फ्लैटों के वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान मुंतकिल कर रहे हैं और शिफ्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलूँ कि इस इमारत के इतराफ़ जो है जिस किस्म की सिक्योरिटी और गहमा गहमी हमने सियासी जमातों के कारकुनों और इज़ारे यकजहती के लिए आने वालों की देखी थी, आज सुबह से उसमें नुमाया कमी हमें दिखाई दी है। पुलिस की तादाद भी जो है वो कम हो गई है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो सियासी और मजहबी जमातों के कारकुनान थे वो भी हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, इंतज़ामिया अब इमारत को मुकम्मल खाली करवाने के लिए क्या लाएअमल अपना सकती है, बताइएगा रिजवान। कोई बातचीत हो रही है, क्या ज़बरदस्ती निकाला जाएगा या फिर उनको नोटिस बार बार पढ़ाए जाएंगे कि आपको हाई कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि यहाँ से निकल जाएँ क्योंकि हमने ये इमारत गिरानी है? देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल हैं फिरोज़ाबाद की, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने यहाँ पर एक विज़िट किया था। उसके बाद विज़िट के दौरान उन्होंने जो मुतासरीन हैं इस फ्लैट के रिहायशी हैं उनसे भी मुलाकात की थी और उन पर ये जोर दिया था कि वो इस इमारत को खाली कर दें। 27 अक्टूबर की शब जो कि गुज़िश्ता रोज़ गुजर चुकी है, शब 12 बजे तक का टाइम था और उसके बाद जब उनसे हमने पूछा था असिस्टेंट कमिश्नर से कि क्या मामलात हैं, क्या ये मकीन मोहलत के मुद्दत के अंदर अंदर जो है ये इमारत खाली कर देंगे, तो उनका ये कहना था कि तमाम मामलात जो है वो खुशअस्लूबी से हल कर लिए जाएंगे। हम बताता चलूँ आपको कि रात 12 बजे ये मोहलत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ना तो इमारत को सील किया गया है और ना ही इसे अपनी तहवील में लिया गया है। डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है लेकिन अभी तक इमारत को सील नहीं किया गया। रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
आखिर क्या है ये नस्ला टावर का मामला? शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन के संगम पर वाक़िया 15 मंजिला इमारत कब और कैसे तामीर हुई और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया? तफसीलात बता रहे हैं हसन अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। कराची गैर कानूनी तामीरात का जंगल है, मगर इस जंगल का बादशाह कौन है ये किसी को भी नहीं मालूम। ये नस्ला टावर की कहानी आखिर है क्या, आए आपको बताते हैं। शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन के संगम पर वाक़ नस्ला टावर 1950 में 780 गज पर मुश्तमिल प्लॉट नंबर A193 नुसरत अली को अलॉट किया गया। 1957 में शाहराह फैसल को दोनों इतराफ से चौड़ा करने के लिए 20 फीट जमीन सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को अलॉट की गई। सोसाइटी ने प्लॉट को 264 गज जमीन अलॉट की और 780 गज से नस्ला टावर की जमीन 1044 गज की हो गई। पर राजा का राज जारी रहा। 2010 में प्लॉट मालिक को सोसाइटी ने 77 गज जमीन मजीद अलॉट की। यूं 1121 गज की जमीन नस्ला टावर के नाम हुई। नक्शा पास करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑनरशिप वेरिफिकेशन प्लॉट की, और उन्होंने सोसाइटी ने ऑनरशिप वेरिफिकेशन करके दी है और सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है इसके ऑनरशिप में। तो मैं समझता हूँ कि वो ऑनरशिप में लीज प्लॉट था 780 गज और 341 गज अलॉटमेंट थी और चालान पेमेंट थे, इसलिए लीज़ नहीं हो सकती थी कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और KMC का कोर्ट में केस चल रहा है हाई कोर्ट में, वो डिसाइड होगा तो लीज़ आपको बाकी एरिया की हो सकती है। जब तक लीज़ नहीं होती अब अलॉटमेंट पे पूरा कराची, पूरा डिफेंस, पूरा बाकी एरिया सब अलॉटमेंट पे ही होता है। ट्रांसफ़र पे हम अप्रूवल पे बिल्डिंग बनाते हैं। ये नस्ला टावर का वो गैर कानूनी मुकाम है जहाँ से सर्विस रोड गुजरना था। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को मिसमार करने का हुक्म दिया है। तकरीबन 60 साल बाद अलॉट की गई जमीन के हिसाब का वक्त आया। 341 गज जमीन सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दी। रिहायशी फ्लैट्स खाली करने का हुक्म सुनाया और कमिश्नर कराची को टावर मिसमार करके रिपोर्ट पेश करने के अहकामात जारी किए। और अब कमिश्नर कराची इमारत मिसमार करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस जमीन को किसने और कैसे अलॉट किया और इस इमारत को बनवाने वाला राजा कौन है उसको कोई ढूंढने वाला नहीं। नस्ला टावर की कहानी बताती है कि करप्शन के मैदान में कोई राजा रहा है जिसका किया इस इमारत के मकीन भुगत रहे हैं। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा हसन अब्बास। हुकूमत की अदम तवज्जो से जहाँ यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरान होने लगे हैं, वहीं बुनियादी अशिया ज़रूरिया किल्लत से आवाम के लिए मायूसी का सबब बनने लगी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो अपनी अफादियत खोते जा रहे हैं, क्योंकि शहरियों को ये कहना है कि जब वो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करता है बुनियादी अशिया ज़रूरिया जिसमें आटा हो गया, चीनी हो गया, तेल और घी की ख़रीदारी के लिए, तो उनको अदम दस्तयाबी की सूरत में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं कोरंगी के एक यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हूँ और यहाँ पर ना चीनी है ना आटा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, पहले ये था कि मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर वाफिर मकदार में आटा चीनी जो है वो फ़राहम की जाती थी। ताहम अब जो है वो हम देख रहे हैं कि जो चीनी और आटा पहले जो फ़राहम किया जाता था, यानी कि किसी यूटिलिटी स्टोर पर तकरीबन 2000 kg चीनी या फिर 2500 kg या फिर 3000 kg तक चीनी फ़राहम की जाती थी। ताहम अब जो है वो उसकी तादाद, उसकी जो मकदार है वो कम करके तकरीबन 1000 kg या फिर 1500 kg तक फ़राहम की जा रही है। और इसी तरीके से आटे की बात करें तो आटे की पहले जो है वो तकरीबन वाफिर मकदार में आटा जो है फ़राहम किया जाता था, तकरीबन 200 बोरी 500 बोरी तक जो है वो और 1000 बोरी तक जो है वो आटा फ़राहम किया जाता था। ताहम अब देख रहे हैं कि उसमें भी कमी आई है और मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो आटे की तादाद को कम करके कहीं पे 100 बोरी तो कहीं पे 200 बोरी तक जो या फिर कहीं कहीं इससे ज़ायद पे जो है वो आटा जो है फ़राहम किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम महंगाई के हवाले से बात करें तो जो महंगाई की लहर है उसमें हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर भी मुतासिर हुए हैं। जो मुख्तलिफ जो ब्रांडेड कंपनीज़ की अशिया हैं वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे महंगी हुई है। तो शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स जिस मकसद के लिए काम किया गए थे वो मकसद जो है वो अब पूरा नहीं होता नज़र आ रहा। और यूटिलिटी स्टोर वसीम आपने अपडेट किया। शाहिद खान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 4 हफ्तों में रुपया मजीद कमज़ोर हो गया है। पूरे मुल्क में PDM मुजाहरे कर रही है, हुकूमत नॉन इशूज़ को इशू बना रही है, आवाम महंगाई से परेशान है। महंगाई और बेरोज़गारी में
इजाफा हो चुका। हुकूमत की नाकामियां महंगाई की सूरत में सामने आ रही हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हुकूमत की नाकामियां हैं वो महंगाई की सूरत में अवाम के सामने आती हैं। सिर्फ पिछले 4 महीने में 15% जो है वो रुपया कमज़ोर हो गया और उसका असर आप महंगाई में देखते हैं। आज हर शख्स ये कहता है कि जो 2018 के इलेक्शन चोरी हुए उसका बराह रास्त असर मेरी ज़िंदगी पर महंगाई की सूरत में पड़ रहा है। तो आज अवाम ये जान चुके हैं कि अगर मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, मुल्क के इलेक्शन चोरी होंगे, फिर अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर मुल्क के मामलात बेहतर नहीं होंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से 40 किलो गंदम की कीमत 1950 रुपये मुकर्रर करने के बावजूद आटा महंगे दामों फरोख्त होने लगा है। इस ज़मन में फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ाल की जाएँ। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को ख़त लिख दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसल खान से। जी फैसल, बताइएगा। जिस सिंध में बढ़ती हुई महंगाई और इस महंगाई के हवाले से जो है हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर सिंध हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ सेक्रेटरी को, जिसमें कहा गया है कि सिंध भर में जितनी भी कमेटियां हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से उनको फ़ाल किया जाए, क्योंकि इस वक्त आटा जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से जो प्राइस जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 55 रुपये किलो के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो गंदम की कीमत रखी है 40 किलो की वो 1950 रुपये है। जबकि उन्होंने हलीम आदिल शेख का कहना है कि उन्होंने मुख्तलिफ मार्केट में विज़िट किया तो इस वक्त पूरे कराची में जो आटा मिल रहा है तकरीबन 70 से 80 रुपये किलो तक मिल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने दीगर अशिया के बारे में भी बताया कि दुकानदारों से उनकी बात हुई तो उसमें उन्होंने बताया कि कई साल से उनको प्राइस की लिस्ट ही उनको नहीं जारी की गई। इस हवाले से उनका कहना था ख़त में कि ये तमाम जो कमेटियां हैं जितनी भी प्राइस कंट्रोल की उनको फ़ाल किया जाए ताकि शहर में जो बढ़ती हुई महंगाई है इसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इस वक्त जो है कोई भी प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है फ़ाल नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और शहरी इससे काफ़ी परेशान है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए ख़त में ये भी मुतालबा किया कि जल्द से जल्द इन कमेटियों को जो है हर दुकान पर हर मार्केट में भेजा जाए ताकि लोगों को रिलीफ। फैसल खान, आपने अपडेट किया। सऊदी पैकेज के बाद रुपया तगड़ा हो गया और डॉलर कमज़ोर होने लगा है। इंटरबैंक के डॉलर 1 रुपये 28 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक के डॉलर 171 रुपये 50 पैसे तक गिर चुका है, जबकि सऊदी पैकेज के बाद इंटरबैंक के डॉलर 2 रोज़ में 3 रुपये 77 पैसे सस्ता हो चुका। तफसीलात अशरफ खान से जानते हैं। जी अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा। जी, सऊदी पैकेज मिलने के बाद रुपया तगड़ा और डॉलर मुसलसल कमजोर हो रहा है। इंटरबैंक में आज भी डॉलर जो 1 रुपये 28 पैसे सस्ता हो गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 172 रुपये से भी नीचे आ गया और इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। सऊदी पैकेज मिलने के बाद 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 77 पैसे सस्ता हो चुका है और ये 2 रोज पहले यानी 26 अक्टूबर 2021 को इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये 27 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया था, जिससे बिजनेस कम्युनिटी और ताजरों ने खदशात पेश किए थे और कहा था कि इसके इक़दाम किए जाएं। अब बड़ी रकम आने के बाद सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर कैश स्टेट बैंक को जमा हो रहे हैं और उसके साथ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जो तासीर से अदायगी तेल की जो सहूलत मिली उससे रुपया तगड़ा हो रहा है और डॉलर कमजोर हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ मार्केट में तेज़ी है। तेज़ी के बायस 100 इंडेक्स से 40,000 की हद अबूर कर चुका है। इंडेक्स 269 पॉइंट से इजाफे से 40,061 पर अभी ट्रेड हो रहा है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज़ है और मार्केट में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। तेज़ी के बायस 100 इंडेक्स 46,000 की हद जो है वो अबूर कर चुका है। 100 इंडेक्स से 40,000 की हद अबूर कर चुका और 100 इंडेक्स में 269 पॉइंट्स का इजाफा हो, जिसके बाद इंडेक्स से 40,061 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। अपडेट करें आपको कि मार्केट में तेज़ी के बायस 100 इंडेक्स से 40,000 की हद अबूर कर चुका है। इंडेक्स 269 पॉइंट्स इजाफे से 40,061 पर ट्रेड किया जा रहा है। बात करेंगे मौसम के हवाले से। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची का 7वां नंबर।
आलूदगी की शरह 171 पैक्यूलेट मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि आलूदगी के बायस हद निगाह 2.4 किलोमीटर रह गई। आज भी दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। हवा में नमी का तनासुब 56% रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के जारी है। वकला की बड़ी तादाद वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं। मज़ीद तफसीलात मुमताज़ जमाली से जानते हैं। जी मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात जो है सिलसिला शुरू हो गया है। मजमूई तौर पर सिंध से जो है 526 वकला जो हैं वोट कास्ट कर सकेंगे। सिंध से नायब सदर के लिए 2 उम्मीदवार जो हैं मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें एडवोकेट जावेद चिठारी और मोहम्मद अजीज़ शामिल हैं, जबकि मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए 4 उम्मीदवार जो हैं मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें सैयद जुल्फ़िकार और जो है परवीन चाचा समेत दीगर शामिल हैं। सिंध के वोटर्स के लिए 3 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में कायम किए गए हैं, जिसमें कराची, हैदराबाद, सखर। ये पोलिंग का अमल जो है सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जो शाम को 5 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त भी बड़ी तादाद में वकला जो हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और पोलिंग स्टेशन के जो फ़राइज़ हैं वो सिंध बार काउंसिल जो है अदा कर रही है। पोलिंग का अमल जो है अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, जो शाम को 5 बजे तक जारी रहेगा। जी, डायरेक्टर जनरल महकमा बराए समाजी बहबूद सिंध गुलाम अब्बास डेथो की अहदे से हटा दिया गया है। उनको सेक्रेटरी बराए सूबाई पुलिस कंप्लेन कमीशन सैफुल्लाह अबड़ू का तबादला कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग की गई हैं। डायरेक्टर जनरल महकमा बराए समाजी बहबूद सिंध गुलाम अब्बास डेथो को अहदे से हटा दिया गया है। तफसीलात जानते हैं आज़ाद रेडियो से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने डायरेक्टर जनरल महकमा बराए समाजी बहबूद गुलाम अब्बास डेथो को ओहदे से हटाकर उन्हें महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है, जबकि सेक्रेटरी सूबाई पुलिस कंप्लेंट कमीशन सैफुल्लाह अबड़ू उनका तबादला करके नया डायरेक्टर जनरल महकमा बराए समाजी बहबूद तैनात कर दिया गया है। इनके तकर्र और तबादलों का महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया आज़ाद रेडियो। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं कि सिविल एविएशन का पाकिस्तान हवाई अड्डे और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाली एयरलाइंस के लिए मौसम सरमा का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। सिविल एविएशन के मुताबिक वाजिबात की ताहाल अदायगी ना करने वाले शेड्यूल एयरलाइंस को 30 नवंबर तक ओवर फ्लाइंग और लैंडिंग की इजाज़त नहीं होगी। ये तफसीलात ज़ीशान से। जी ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, PIA समेत मुख्तलिफ फ़िज़ाई कंपनियाँ जिन पर पाकिस्तानी हवाई अड्डे इस्तेमाल करती हैं, जो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं, उनके ऊपर करोड़ों रुपए के वाजिबात हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के। अब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक एलामिया जारी किया है, जिसके मुताबिक जो मौसम सरमा की जो अप्रूवल्स हैं फ़्लाइट लैंडिंग की या एयर स्पेस के इस्तेमाल की, उसके बारे में बताया गया है। एयरलाइंस को जो है वो 15 तारीख तक कहा गया है, यानी 15 नवंबर तक जो है अपने वाजिबात की अदायगी यकीनी बनाएं, ताकि उनका जो फर्दर फ़्लाइट ऑपरेशंस है उसका अप्रूवल जो है वो उन्हें मिल सके। इसके अलावा जिन एयरलाइंस ने वाजिबात अदायगी नहीं की है उनके लिए 30 नवंबर तक की एक अप्रूवल डेट दे दी गई है कि 30 नवंबर तक वो लोग लैंडिंग भी कर सकते हैं और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मगर 30 नवंबर के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये कहना है कि वाजिबात की रकम अदा ना करने वाली जो फ़ज़ाई कंपनियाँ हैं उनकी जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसको मनसूख भी किया जा सकता है। ज़ीशान, आपने अपडेट किया। PIA को साल 2021 के पहले 2 माह का 42 अरब 72 करोड़ रुपये खसारे का सामना रहा। गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में PIA को 40 अरब रुपये का खसारा हुआ था। रुपये की कदर में कमी से PIA को 5 अरब 18 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा। जी, PIA ने जो साल 2021 के जो है पहले 9 माह की मालियाती रिपोर्ट जारी कर दी है। मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक 9 माह में PIA को जो तकरीबन जो है 42 अरब 97 करोड़ रुपए का जो है खसारे का सामना रहा है, जो कि गुज़िश्ता साल में जो है पहले 9 माह में जो है 40 अरब रुपए का खसारा था। साथ में यहाँ पे बताया एयरलाइन की आमदनी में भी वाज़ेह कमी देखी गई है और ये बताया कि साल 2021 में PIA की आमदनी जो है 49 अरब 36 करोड़ रुपये रही है, जो कि गुज़िश्ता माली साल 74 अरब 36 करोड़ रुपये थी।
इसके साथ एयरक्राफ्ट फ्यूल की मद में जो है PIA ने 13 अरब 44 करोड़ रुपए खर्च किए और जो कि गुज़िश्ता साल के पहले 9 माह में एयरक्राफ्ट फ्यूल की मद में 18 अरब 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इंतजामी खराजात भी देखा जाए तो वो 4 अरब 53 करोड़ रुपए से कम हो गए, 3 अरब 97 करोड़ रह गए। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट कि रुपए की कदर में कमी से साल 2021 के पहले 9 माह में PIA को 5 अरब 18 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि गुज़िश्ता साल के पहले 9 माह में जो रुपए की कदर में कमी से फैसल आपने अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक में नए सिस्टम के मसाइल। MD स्टॉक एक्सचेंज फारूक खान कहते हैं कि नए सिस्टम में ट्रेडिंग इंजन भरपूर काम कर रहा है, जबकि आपको बताएं कि ऑर्डर मैनेजमेंट की पेचीदगियां सामने आई हैं जिनको हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से, जो कि इस वक्त MD स्टॉक एक्सचेंज के हमरा मौजूद हैं। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो ट्रेडिंग का अमल है उसमें जो ब्रोकर्स हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त बात करने के लिए इसी मसले पर हमारे साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो MD हैं फारूक खान साहब मौजूद हैं। पुराना सिस्टम है, फिल वक्त उसको बहाल किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंतज़ामिया इस वक्त जो है वो इस पर क्या मौक़िफ़ रख रही है और किस तरह से इस पर जो है वो प्रैक्टिकली अमल दरामद करने के लिए कोशिश है? मंडे से हमने नया ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया और ये नया ट्रेडिंग सिस्टम एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है मार्केट की ग्रोथ के लिए। इसमें काफ़ी, क्योंकि इसमें जेन्युइन इश्यूज आए हैं कुछ 1-2 और उनमें उनको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। एक तो पहली चीज़ कि काफ़ी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई ये सिस्टम ट्राई किए बगैर जो है इम्प्लीमेंट कर दिया। ये सही बात नहीं है। 18 मॉक्स हुए, उसके अंदर जो भी इश्यूज आए वो ब्रोकर एसोसिएशन के साथ, उनकी ब्रोकर कमेटी के साथ और SCCP के साथ भी उन्होंने भी बहुत सपोर्टिव रोल प्ले किया। वो सारे इश्यूज को कैटलॉग कर एग्री किया गया कि कौन से इश्यूज सॉल्व हो गए और कौन से इश्यूज पोस्ट गो लाइव सॉल्व होंगे। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ गो लाइव गए थे हम लोग, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम लोग विदाउट बीइंग कॉन्फिडेंट गो लाइव जाएं। जी बिल्कुल, फारूक खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और इनका यही कहना है कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया ट्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है उसमें जो कुछ मसाइल इस वक्त आ रहे हैं ब्रोकर्स को, उन पर जो है वो काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द उन मसाइल को दूर करके इस ट्रेडिंग सिस्टम को ही मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाएगा। और जहाँ तक कि ये सर्कुलेशन है मीडिया में और दीगर जगहों पर कि पुराना सिस्टम जो है वो उसको दोबारा फ़ाल किया जाएगा, तो पुराने सिस्टम के लिए सिर्फ ब्रोकर्स को सहूलत फराहम करने के लिए कुछ वक्त के लिए टेम्परेरी तौर पर जो है वो बहाल किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नया ही ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो काम करेगा। और ऐसी जो अफवाहें हैं जिससे ब्रोकर्स मुतासिर हो रहे हैं उनमें किसी किस्म की जो कोई सदाकत है वो नहीं बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया हबीब खान, आपने अपडेट किया। पाक बहरिया के जहाज़ PNS आलमगीर का मिस्र का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिस्र की आमद पर मेज़बान बहरिया बंदरगाह पर और पाकिस्तानी सफारत हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज़ का इस्तकबाल किया। तफसीलात जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, अपडेट कीजिएगा, कैसा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया? जी बिल्कुल, पाक बहरिया के जहाज़ PNS आलमगीर ने जो है मिस्र का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिस्र की बंदरगाह पर आमद पर मेज़बान बहरिया और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज़ का इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर ने जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर के हमरा मेज़बान बहरी हुकाम से अहम मुलाकातें भी की और मुलाकातों के दौरान दायमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल भी किया गया। जबकि मिस्र आमद से कबल PNS आलमगीर ने जापानी बहरिया के जहाज़ यूगरी के साथ 2 तरफा मशक़ में भी शिरकत की थी और PNS आलमगीर के मिस्र के दौरे और दीगर ममालिक के साथ मशक़ों में शिरकत से दोस्त ममालिक बिलखुसूस बहरी अफवाज के साथ ताल्लुकात और जो मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत है उनको जो है फरोग़। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम के खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। तीनों खिलाड़ी 10 दिन आइसोलेशन में रहेंगी। कराची में वुमेन्स टीम का वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के लिए कैंप लगा हुआ है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज से। महमूद, बताएगा क्या तफसीलात हैं? सिर्फ 3 खिलाड़ियों का ही पॉजिटिव आया है ना? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि कोरोना के वार अभी थमे नहीं है और पाकिस्तान वुमेन्स टीम का जो कैंप है वो वेस्ट इंडीज की टीम 1 नवंबर को पाकिस्तान आएगी, जहाँ 3 वनडे खेलेगी। इसलिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम का कैंप कराची के नेशनल स्टेडियम में लगा हुआ था, जिसमें आज जो है वो 3 वुमेन्स क्रिकेटर्स के जो कोरोना टेस्ट है पॉजिटिव आ गए, जिसके बाद उनको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। और दीगर जो खिलाड़ी हैं वो भी 6 दिन का क्वारंटाइन पीरियड अपना मुकम्मल करेंगे। 1 नवंबर को वेस्ट इंडीज की टीम आएगी। 6 नवंबर तक तमाम जितने भी पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेटर्स हैं उनके हर 2 दिन बाद जो है वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है कोविड टेस्ट लिए जाएंगे। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया महमूद। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बायस 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि सूबे के दीगर शहरों में और अजला में अमवात की शरह 0 हो चुकी है। तफसीलात जानते हैं किफ़ायत अली से। जी किफ़ायत, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर कायद में कोरोना के बायस 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गुज़श्ता रोज जो है वो कराची में 3 हलाकतें हुई थी और आज 2। आज जो 2 हलाकतें हुई हैं इनमें से एक जो डेथ रिपोर्ट हुई है वो जिला वस्ती के इलाके में, जबकि दूसरी डेथ जो है वो जिला जनूबी के इलाके में जो है वो रिपोर्ट हुई है। इसके साथ साथ जो दीगर अगर अजला की बात की जाए सुबह सिंध की, तो वहाँ पर जो है वो कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, यानी कि दीगर अजला में जो डेथ रेट है वो 0 हो गया है। इसके साथ साथ अगर कोरोना की केसेस की बात की जाए शहर कायद में, तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 59 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और सबसे ज्यादा केसेस जो है वो जिला जनूबी के इलाके में रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ पर 27 अफराद कोरोना से जो है वो मुतासिर हुए हैं और रोजाना की बुनियाद पर जो है वो टेस्टिंग की जा रही है। मुख्तलिफ जो DHO ऑफिस हैं वहाँ पर मुफ्त जो टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि बावजूद इसके कि डेथ रेशो जो है वो काफी कम आ गया है, केसेस की शरह भी कम है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एहतियात करने की अशद जरूरत है। SOPs पर जो है अमल दरामद करने की जरूरत में इस पर जो है वो मजीद काबू पाया जा सकता है। जबकि वैक्सीनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कोरोना की, क्योंकि बड़ी आबादी अभी भी है, एक हिस्सा है जो कि कोरोना की वैक्सीन उन्होंने नहीं लगवाई हुई, तो लिहाजा वैक्सीनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। शहरियों को चाहिए कि वो उससे जाकर जो वैक्सीन लग रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन है, लेकिन सिर्फ शहरियों को खुद को आमादा करने की जरूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया किफ़ायत अली शाह। शहर में मतवसत और गरीब इलाकों में सड़कों का टूटना आम बात है, लेकिन अब पोस्ट इलाकों में भी टूटी सड़कें दिखाई देने लगी हैं। शाहराह फैसल को कोरंगी से मिलाने वाली कोरंगी रोड पर भी गड्ढे पड़ने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताबिश कफीली की रिपोर्ट। बिल्कुल, कराची की मुतवसत तबके और छोटे तबके के इलाकों में तो सड़कें टूटना और टूटी सड़कें दिखाई देना आम सी बात है, लेकिन अब कराची के पॉश इलाकों में भी सड़कें जो है वो टूटी फूटी दिखाई दे रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कोरंगी रोड के ऊपर, जो शाहराह फैसल को कोरंगी से मिलाती है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से। और ये सड़क जो है शाहराह फैसल, जब जैसे ही हम कोरंगी रोड के ऊपर आते हैं तो गोरा कब्रिस्तान के सामने सिग्नल के पास ये सड़क टूटी हुई है। मैं चाहूँगा कैमरामैन आसिफ शफ़ी से कि वो आपको ये सड़क दिखाए कि यहाँ सड़क जब ट्रैफिक कोरंगी रोड के ऊपर आती है शाहराह फैसल से ऊपर, शाहराह फैसल से, तो यहाँ पे ये सड़क जो है ये गड्ढे हुए हैं सड़क के ऊपर, और सड़क जो है ट्रैफिक जो है वो इस गड्ढों की वजह से यहाँ पे आकर स्लो होती है, जिसके बाइस ना सिर्फ ये है कि यहाँ ट्रैफिक जैम होता है, बल्कि ट्रैफिक का दबाव जो है वो बाज़ औक़ात शाहराह फैसल के ऊपर भी दिखाई देता है। शाहराह फैसल के ऊपर और वो जो पुल जो लाइन्स एरिया से शाहराह फैसल की जानिब आता है, उस पुल के ऊपर भी हमें जो है वो ट्रैफिक का दबाव दिखाई देता है। यहाँ पे ट्रैफिक जैम होने से मसाइल क्रिएट होते हैं। ये कोई आम शाहराह नहीं है, आम सड़क नहीं है, ये सड़क जो है कोरंगी रोड है और ये पॉश तरीन इलाके डिफेंस से होती हुई कोरंगी जाती है। और जितना ट्रैफिक शाहराह फैसल से कोरंगी जाना जिन लोगों को होता है वो इस अहम शाहराह को इख्तियार करते हैं, लेकिन ये शाहराह जो है चूँकि इस पर गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों की वजह से ट्रैफिक जैम यहाँ मामूल की बात है। चंद कदम आगे जो है वो नेशनल मेडिकल सेंटर है, जो अस्पताल है, यहाँ पे एक बड़ा अस्पताल है और जी एम्बुलेंसेस वगैरह यहाँ से वहाँ जानी होती हैं नेशनल मेडिकल सेंटर में, तो वो भी इस ट्रैफिक जैम और इस गड्ढे की वजह से उनको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे ये सड़क ख़राब होने के बावजूद भी हुक्काम बाला की जानिब से कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। ये सड़क काफ़ी अर्से से ख़राब हो गई है, काफ़ी अर्से से यहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई हुक्काम, कोई बल्दियाती हुक्काम ये बात दिखाई नहीं देते कि वो इसके ऊपर आके काम कर सड़क की तामीर। ताबिश कफीली, आपने अपडेट किया। नॉर्थ कराची की सड़कें इंतहाई ज़बूहाली का शिकार है। मरकजी सड़क पर जगह जगह गड्ढों की वजह से गैस लीक हो रही है। मकीनों का कहना है कि गैस लीकेज से हादसात का खदशा है। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, अपडेट कीजिएगा। दूर दराज गांव देहात की सड़क पर मौजूद नहीं, बल्कि ये कराची जो कि मुल्क का मुआशी हब मेगा सिटी कहलाता है, इसके इलाके नॉर्थ कराची की मरकजी सड़क पर मौजूद हूँ, जो कि सेक्टर 1, 2, 3, 4 और 5 को जाती है। ये सड़क जो है वो शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि आप कह सकते हैं 5 से 6 किलोमीटर तवील ये सड़क जो है वो इस तरह ज़बूहाली का शिकार है कि हुकूमती एहलकारों की तवज्जो की मुंतज़िर है। सिर्फ यही नहीं, ये मेरे बैग पर आप बड़ा गड़ा भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक नहीं, यहाँ से 2 से 3 गड़े ऐसे हैं जिनके हवाले से इलाका मकीन ये बताते हैं कि यहाँ पर पहले भी 1-2 दफ़ा ब्लास्ट हो चुका है, गैस की स्मेल भी यहाँ से आती है। मकीन मौजूद है, इनसे आपकी बात कराएंगे। मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात दरपेश रहती है? एक तो आपका रोड बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है, दूसरा यहाँ आप मुझे बता रहे हैं कि गैस भी लीक होती है।
जी यहाँ बिल्कुल गैस की स्मेल बहुत आती है और ये ब्लास्ट भी गैस की स्मेल की वजह से ही हुआ था। मतलब गैस की वजह से हुआ था, इसके अंदर गैस जनरेट हो गई थी, उसके बाद ये फटा। एक ये और पीछे 2 और हैं, वो भी इसी वजह से। और यहाँ पे 1 या 2 हलाकतें भी हुई थी जब ये ब्लास्ट हुआ था। रोड के हवाले से मुझे आगाह कीजिएगा, आप अपने मरीज को इसी रोड से ले जाते हैं? आपके सामने है और कहाँ से लेके जाएंगे, और रोड की हालत आपके सामने है, बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, हद से ज़्यादा ख़राब हुए हैं। बिल्कुल, आपने देखा ये मेगा सिटी की वो सड़क है जहाँ के मकीन कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ से किसी पेशेंट को सीरियस हालत में ले जाना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सलामत हॉस्पिटल के अंदर जो है वो जा पाएगा, क्योंकि ये इस कदर गड़े बन चुके हैं सड़क के ऊपर कि अब ये अपनी असल हालत जो है वो खो चुकी है। ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ इंतहाई दरहम बरहम है। जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनकी गाड़ियां भी बुरे तरीके से डैमेज हो रही हैं। हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर ये रोड कहता है कि इस तरफ आएँ और इस तरफ तवज्जो दें। इलाका मकीन भी कुछ इसी सूरत हाल से दुचार हैं। इनका बताना है कि इंतहाई मुश्किलात होती हैं जब यहाँ से इनका गुजर। अंदरूनी मुल्क से आने वाली ट्रेन आज भी ताखिर से कराची आएंगी। सबसे ज़्यादा लेट अवाम एक्सप्रेस है जो कि 9 घंटे लेट है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आदिया नाज से। अभी आपको बताएं कि महकमा रेलवे ट्रेन का शेड्यूल ठीक करने में नाकाम है। अंदरूनी मुल्क से आने वाली ट्रेन जो है वो आज भी ताखिर से आएंगी। तीरगाम 4 घंटे 17 मिनट और इलामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा 13 मिनट लेट है। यकम नवंबर से मुसाफिर ट्रेन के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिरों का कहना है कि हर सहूलत आवाम की पहुंच से दूर करने की कोशिश की जा रही है। आदिया नाज की रिपोर्ट। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर हुकूमत का एक और सितम। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। यकम नवंबर से मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10 जबकि फ्री ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा किया गया है। ट्रेन के किरायों में इजाफे से अवाम शदीद परेशान हैं। मुसाफिर कहते हैं बसों में अंदरूनी मुल्क सफर महंगा होने की वजह से ट्रेन का सफर करते हैं। अब ट्रेन के किरायों में भी इजाफा होगा तो गरीब कहाँ जाएगा। आजकल हालात वैसे ही बहुत खराब है, कारोबार है ही नहीं, मुल्क में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, खाने को पैसा नहीं है तो और पेट्रोल वैसे ही महंगा होता है और ट्रेनों में और सफ़र, तो लोग क्या करेंगे। एक आखिरकार ट्रेन ही बचती जब सफ़र करेंगे, अब उससे भी गए। मुसाफिरों ने हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी की अपील भी की है। कैमरामैन इमरान खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। कराची के क्लब क्रिकेटर पर उम्मीद हैं। तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद। की T20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने 2 अहम इब्तदाई मैच किसी बड़े टूर्नामेंट में जीते हैं। न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और भारत को शिकस्त दी, और इसमें यहाँ पूरी आवाम खुश है। वहाँ पर जो क्लब क्रिकेट खेलने वाले हमारे क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ पर अब जो है वो मार्का जो है अफगानिस्तान के साथ है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम का चूँकि होम ग्राउंड है शारजा, मुत्तहदा अरब इमारात, तो कुछ भी कर सकती है। क्या कहोगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच के लिए? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन अच्छे बना हुआ है। और दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान की टीम भी अच्छी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। थोड़ा सा पश्तो में क्या पैगाम दोगे? अफगानिस्तान भी हमारे भाई है तो डेरा डेरा मनना इंशाल्लाह का ज़रूर दुआना घटे। लेकिन इधर ये हमारे साथ और भाई भी बैठे हैं, ये बताइए कि शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त जो है इधर से एक ये पठान है, उधर से वो अफगान है, तो मुकाबला फिर ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में ही होगा। बिल्कुल इनके बीच में आ सकता है, और पाकिस्तान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है और अफगानिस्तान भी हमारे भाई है। और जो ना उनकी जो ना राशिद खान है, नजीब है और मोहम्मद नबी है, बहुत अच्छा खेल रहा है और अल्लाह उनको दोनों को कामयाबी दे। हम खुश हैं, जो भी कामयाब होगा इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। जैसे कि ये जो क्रिकेटर्स हैं ये क्लब क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जाहिर बात है क्रिकेट पे इनकी बड़ी नॉलेज है, समझ बूझ है। इनका यही कहना है कि कल जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला, और यकीनन गो कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो उसको नई टीम कहा जाता है, लेकिन वो खेलने में बड़ी परफेक्शनिस्ट है और उससे किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक अहम मैच है और वो कल पाकिस्तान जीत कर जो इब्तदाई तौर पर टूर्नामेंट में ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया महमूद। रबीउल अव्वल के महीने में नात ख़्वानी का सिलसिला जारी है। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लियाकताबाद में महफिल का इनेकाद किया गया। लियाकताबाद B1 एरिया में नात ख़्वानी के लिए महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नात ख़्वानों ने हिस्सा लिया और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। मेरे आका का एक कांच जिसमें
लियाकताबाद B1 एरिया में नात खानी के लिए महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नात खानों ने हिस्सा लिया और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। रात देर तक नात खानी का सिलसिला जारी रहा। महफिल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते रहे। रबीउल अव्वल के महीने में शहर भर में महफिल का इनेकाद किया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। अभी आपको बताएं कि लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में गैलरी में मुजस्मा साजी की नुमाइश का आगाज़ हो चुका है। तफसीलात जानते हैं वादिद रजा अस्फहानी की रिपोर्ट में। तराश के नाम से होने वाली नुमाइश का इफ्तिताह सेक्रेटरी सकाफत अब्दुल रहीम सोमरो ने किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नुमाइश से न सिर्फ फनकारों के काम को पजीराई मिलेगी बल्कि इस फन को भी फरोग मिलेगा। लेकिन ये जो है ये हम नौजवान जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको इनकरेज करने के लिए किया गया है, और ताकि लोगों में ये शऊर पैदा हो और देखें ये जो भी चीज़ बनी हुई थी उनके पीछे एक उनका कॉन्सेप्ट था। वो उन फनकारों ने, उन आर्टिस्टों ने अपना वो कॉन्सेप्ट बताया तो बहुत ही हम ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि पूरी सिंध के लोग, खासकर कराची शहर के लोग इसको आएँ और देखें। मारूफ आर्टिस्ट तैयबा आसिफ ने बताया कि नुमाइश में सिंध से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज़ायद फनकारों के 200 से ज़ायद फनपारे रखे गए हैं। लेकिन ये बड़े जितने भी सीनियर और जूनियर आर्टिस्ट हैं उनका प्रोग्राम है, और मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छे लगे कि सबको मोटिवेशन मिलनी चाहिए एक दूसरे के साथ कि क्या काम है, कैसा है। नुमाइश को सीनियर आर्टिस्ट मंसूर जुबैरी क्यूरेट कर रहे हैं। उनके अलावा दीगर 9 सीनियर आर्टिस्ट अब्दुल जब्बार गुल, नादिर जमाली, असद हुसैन, राबिया जुबैरी, फहीम रजा, नुमान अली, तहमीना सुमरानी, सईद मंगी और हमीद अहमद की फनपारे भी नुमाइश में रखे गए हैं। सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से संबारा आर्ट गैलरी में मुजस्मा साजी की नुमाइश मज़ीद 5 दिन जारी रहेगी। कैमरामैन हारिस सिद्दीकी के साथ वाजिद अस्फहानी, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल वक्त इतना है।